एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो इत्र बेचता था। उसकी रूपसा नाम की एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। रूपसा की एक दोस्त थी जो कि परी थी। रूपसा और उसकी परी मित्र दोनों नगर में नृत्य और गायन कला में सर्वश्रेष्ठ थे। इस कारण से इन्हें परियों के देश के राजा, जिसका नाम इंद्र राजा था, उनके द्वारा उच्च पद पर रखा गया था। रूपसा के बाल दुनिया के सबसे सुंदर बालों में से थे, क्योंकि वह काते हुए सोने जैसे दिखते थे और उसकी महक ताज़ा गुलाब की महक जैसी थी। लेकिन उसके बाल इतने घने और लंबे थे जिनका वजन अक्सर रूपसा के लिए असहनीय हो जाता था। एक दिन रूपसा ने अपने थोड़े से चमकते हुए बाल काट दिए। उन बालों को एक बड़े पत्ते में लपेटकर उसने अपनी खिड़की के ठीक नीचे बहने वाली नदी में फेंक दिया। उसी समय ऐसा हुआ कि राजा का पुत्र शिकार पर गया था और वो पानी पीने को नदी पर गया, जहाँ उसके पास एक मुड़ा हुआ पत्ता तैरने लगा जिसमें से गुलाब की सुगंध आ रही थी। राजकुमार ने उसे खोला और भीतर उसे काते हुए सोने की तरह बालों की एक लट मिली। उसमें से एक धीमी मनमोहक सुगंध आ रही थी। जब राजकुमार उस दिन अपने महल पहुंचा तो वह इतना उदास, इतना शांत दिख रहा था। उसके पिता ने सोचा कि राजकुमार कहीं बीमार तो नहीं हो गया है। पिता ने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है। राजकुमार ने नदी में मिले बालों की लट दिखाई और बोला, देखो पिताजी, क्या कभी आपने इस तरह सुंदर मनमोहक बाल देखे हैं? आप ये जान लीजिए कि अगर मैं इस लड़की को देख ना लूं और इससे शादी ना कर लूं, तब तक मैं जीते जी मरा हुआ महसूस करता रहूँगा। तब राजा ने तुरंत अपने सारे राज्य में दूतों को भेजा कि वह उस लड़की को ढूंढ निकाले जिसके बाल काते हुए सोने के समान दिखते हो। काफ़ी खोजबीन के बाद अंत में उन्हें पता चला कि वह लड़की एक इत्र व्यापारी की बेटी है। इस सारी घटना की बातें तेजी से पूरे राज्य में फैलती है। जल्द ही रूपसा ने यह भी सुना। उसने अपने पिता से कहा, यदि बाल मेरे हैं और राजा चाहता है कि मैं उसके बेटे से शादी करूं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप राजा से मेरी एक शर्त मानने के लिए कहें कि शादी के बाद मैं पूरे दिन महल में रहूंगी, लेकिन जैसे ही रात होगी मैं अपने पुराने घर लौट आऊंगी। उसके पिता ने आश्चर्यजनक उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह जानता था कि रूपसा उससे ज़्यादा समझदार है। बेशक बाल रूपसा के थे और जल्द ही राजा ने इत्र व्यापारी को बुलाया और उससे कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी शादी राजकुमार से हो। व्यापारी ने अपना सिर 3 बार जमीन पर झुकाया। उसने कहा, हे राजन, आप ही हमारे स्वामी हैं और जो कुछ आप हमसे कहते हैं वह हम करेंगे। किंतु मेरी बेटी केवल इतनी अनुमति चाहती है कि यदि शादी के बाद वह पूरे दिन महल में रहती है तो उसे हर रात अपने पुराने घर लौटने की अनुमति दी जाए। राजा को ये एक बहुत ही अजीब अनुरोध लगा, लेकिन राजा ने सोचा आखिरकार यह उसके बेटे का मामला है और लड़की निश्चित रूप से जल्दी ही आने जाने से थक जाएगी, इसीलिए उसको इस शर्त को मानने में कोई कठिनाई नहीं लगी। राजा के हाँ कहते ही फटाफट तैयारी कर ली गई। शादी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की गई। राजकुमार भी
रूपसा की शर्त से ज़्यादा चिंतित नहीं था, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश था कि वह कम से कम दिन में अपनी दुल्हन को देखेगा, बातें करेगा और उसके साथ समय बिता पाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी तब निराश में बदल गई जब उसने पाया कि रूपसा कुछ नहीं भी कर रही थी। वो पूरे समय एक स्टूल पर बैठी रहती और उसका सिर उसके घुटनों पर आगे झुका रहता, और राजकुमार भी उसे एक भी शब्द कहने के लिए राजी नहीं कर सका। हर शाम उसे एक पालकी में बिठाकर वापस उसके घर ले जाया जाता, जिसे 4 आदमी के कंधों पर डंडे से ढोया जाता था। उस समय का एक परिवहन, जिसे पालकी कहा जाता था, हर सुबह रूपसा भोर के तुरंत बाद लौट आती थी, लेकिन उसके होठों से ना तो कोई शब्द निकलता और न वह पूरे दिन किसी के भाव अपने चेहरे पर लाती। राजकुमार को पता ही नहीं चलता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। दुखी और परेशान राजकुमार महल के पास एक पुराने सुंदर बगीचे में घूम रहा था। जब वह बूढ़े माली के पास आया, इस माली ने राजकुमार के परदादा की सेवा की थी। जब बूढ़े माली ने राजकुमार को देखा तो वह आया और उसके सामने झुककर कहा, बच्चे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने सितारों की तरह प्यारी पत्नी से शादी की है, लेकिन वह मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलती है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। रात के वक्त वह मुझे छोड़ देती है और अपने पिता के घर में चली जाती है। प्रतिदिन वह मेरे पास तो होती है, लेकिन सिर्फ बैठी रहती है, मानो पत्थर हो गई हो, और जो कुछ मैं कहूँ या करूँ तो प्रतिसाद नहीं देती। माली ने राजकुमार से उसकी प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर बाद वह 5-6 छोटे पैकेट लेकर वापस आया, जिसे उसने युवक के हाथ में रख दिया। उसने कहा, कल जब आपकी दुल्हन महल छोड़ती है तो इन पैकेटों में से किसी एक से पाउडर को अपने शरीर पर छिड़के। ऐसा करने से आप अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और पैकेट को ध्यान से अपनी पगड़ी में रख दिया। अगली रात जब रूपसा अपने पिता के घर जाने लगी तो राजकुमार ने अपने ऊपर जादू का पाउडर छिड़का और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ा। वास्तव में वह हर किसी के लिए अदृश्य था, हालांकि वह हमेशा की तरह सब कुछ देख और महसूस कर रहा था। पालकी के पीछे पीछे वो इत्र व्यापारी के घर की ओर चल दिया। वहाँ उसकी दुल्हन घर में दाखिल हुई। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। रूपसा अपने कमरे में चली गई, जहाँ 2 बड़े बड़े बर्तन रखे थे। एक गुलाब के जल से भरा हुआ था और एक पानी का था। इनसे उसने नहाया और फिर उसने अपने पैरों में चांदी के पायल पहने और अपने गले में मोतियों की डोरियों को लपेटा, जबकि गुलाब की एक माला उसके सिर पर थी। पूरी तरह तैयार होने पर वो 4 पैरों वाले स्टूल पर बैठ गई। उसके ऊपर रेशमी पर्दों वाला एक छत्र था। उसने अपने चारों ओर खींचा और फिर उसने पुकारा, उड़ो आसन उड़ो। वो स्टूल तुरंत हवा में उड़ गया। अदृश्य राजकुमार, जिसने इन सभी घटना को बड़े आश्चर्य के साथ देखा था, जैसे ही वह उड़ने लगे, स्टूल के एक पैर को पकड़ लिया
और खुद भी उसके साथ उड़ने लगा। कुछ ही देर में वे रूपसा की परी मित्र के ठिकाने पहुँचे। परी दहलीज पर इंतजार कर रही थी। वह भी रूपसा की ही तरह सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जब स्टूल उसके दरवाजे पर रुकी तो परी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आज ये स्टूल टेढ़ा क्यों उड़ रहा था? मुझे संदेह है कि तुम अपने पति से बात कर रही होगी, इसलिए सीधे नहीं उड़ रहा। लेकिन रूपसा ने बताया कि उसने अपने पति से एक भी शब्द नहीं कहा है और उसे नहीं पता कि स्टूल क्यों एक तरफ झुक के उड़ रहा है। परी को संदेह हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और वो रूपसा के पास बैठ गई। राजकुमार फिर से एक पैर को मजबूती से पकड़े हुए हवा में उड़ने लगा। वो सब तब तक हवा उड़े जब तक कि वह राजा इंद्र के महल तक नहीं पहुंच गए। सारी रात रूपसा और परी इंद्र के सामने गाती और नृत्य करती, जबकि वहाँ एक संगीत वाद्य यंत्र था जिससे जादू की धुन अपने आप में बजती थी। राजकुमार ने अब तक इतना मोहक संगीत कभी नहीं सुना था। उसे सुनकर राजकुमार काफ़ी रोमांचित हुआ। भोर से ठीक पहले राजा ने रुकने का संकेत दिया। फिर से दोनों स्त्रियां स्टूल पर बैठ गई और राजकुमार एक पैर से लटक गया। वह वापस धरती पर चले आए। परी को उसके ठिकाने पर छोड़कर वो रूपसा और उसके पति को सुरक्षित रूप से इत्र व्यापारी के घर में ले आया। यहाँ राजकुमार धरती पर आते ही सीधे अपने महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपने कमरों की दहलीज से गुजरा, वह फिर से दिखाई देने लगा। फिर वह एक सोफे पर लेट गया और रूपसा के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह आई, वह बैठ गई और हमेशा की तरह चुप रही। उसका सिर घुटनों पर झुक गया। कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अचानक राजकुमार ने कहा, मैंने कल रात एक अद्भुत सपना देखा था। वो तुम्हारे बारे में था। मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ। हालांकि तुम इस पर ध्यान दोगी या नहीं, मैं नहीं जानता। रूपसा ने वास्तव में उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हमेशा की तरह शांत रही। लेकिन उसके बावजूद उसने बिना किसी विवरण को छोड़े वह सब कुछ बताया जो उसने शाम को देखा था। और जब उसने उसके गायन की प्रशंसा की और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। रूपसा ने उसे देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके मन में वह आश्चर्य से भर गई थी। क्या सपना है? उसने सोचा, क्या यह एक सपना हो सकता है? वह एक सपने में कैसे देख सकता था जो मैंने किया है? फिर भी वह चुप रही। केवल उसने एक बार राजकुमार की ओर देखा और फिर सारा दिन पहले की तरह रही। उसका सिर उसके घुटनों पर झुका हुआ था। जब रात हुई, राजकुमार ने फिर से खुद को अदृश्य कर लिया, उसके पीछे हो लिया। फिर वही बातें हुई जो पहले हुई थी, लेकिन रूपसा ने पहले से बेहतर गाया। सुबह राजकुमार ने दूसरी बार रूपसा को वह सब कुछ बताया। उसने देखा था, यह दिखावा करके हुए उसने उसका सपना देखा था। उसकी बात खत्म होने के ठीक बाद रूपसा ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, क्या यह सच है? आपने यह सपना देखा था या आप वास्तव में वहाँ थे? मैं वहाँ था, राजकुमार ने उत्तर दिया। लेकिन
तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? रूपसा ने पूछा। क्योंकि राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ होने में मुझे खुशी होती है। इस बार रूपसा की पलकें झुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बाकी दिन चुप रही। हालांकि शाम को जैसे ही वह अपनी पालकी में कदम रख रही थी, उसने राजकुमार से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज रात मेरा पीछा न करके इसे साबित करो। और राजकुमार ने जैसा ही रूपसा ने कहा वैसा ही किया। वह घर पर ही रहा। उस शाम जब वह और उसकी सहेली ने जादुई स्टूल पर हवा में उड़ान भरी, तो वह इतनी अस्थिर रूप से उड़े कि वे मुश्किल से अपनी जगह पर बैठ पा रहे थे। अंत में परी ने कहा, इतने झटके लगने का एक ही कारण हो सकता है कि तुम अपने पति से बात कर रही होगी। और रूपसा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बात कर रही हूँ, पर अब और नहीं करूँगी। उस रात रूपसा ने इतना ही अद्भुत गाया कि अंत में राजा इंद्र उठे और कहा, वह जो कुछ भी चाहे वह मांग सकती है और वह इसे दे देंगे। पहले तो वह चुप रही, लेकिन जब उसने उसे आग्रह किया तो उसने कहा, यदि आप जोर देते हैं तो मैं जादू की लूट का अनुरोध करती हूँ। राजा ने यह सुना तो उसने इतनी जल्दबाजी में एक वादा करने के लिए अफसोस हुआ, क्योंकि वह अपनी सारी संपत्ति से ऊपर खेले जाने वाले जादुई लूट को महत्व देता था। लेकिन जैसा ही उसने वादा किया था वैसा ही उसे निभाया होगा। तुम अब फिर कभी वापस मत आना, राजा ने गुस्से से कहा। वादे अंतर लेते ही रूपसा ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वह परी के साथ दरवाजे से बाहर निकली, जहाँ स्टूल उनका इंतजार कर रहा था। पहले कहीं अधिक अस्थिर रूप से यह वापस पृथ्वी पर उड़ आए। उस सुबह जब रूपसा महल में पहुंची तो उसने राजकुमार से पूछा कि क्या उसने फिर से सपना देखा है। वह खुशी से हंसा, क्योंकि इस बार के रूपसा अपनी मर्जी से उससे बात की थी। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं अब सपने देखना शुरू करना चाहता हूँ। अतीत में क्या हुआ है वो देखने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है उसके लिए। उस दिन रूपसा चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब राजकुमार ने उससे बात की तो उसने उसे उत्तर दिया। और जब सांझ हुई और उसके जाने का समय हो गया, तब भी वह बैठी रही। राजकुमार उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम आज रात अपने घर वापस नहीं जा रही हो? रूपसा उस पर वह उठी और फुसफुसाते हुए उसकी बाहों में समा गई। फिर कभी नहीं, नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो राजकुमार ने अपनी खूबसूरत दुल्हन को जीत लिया। उनका सारा जीवन जादू से भर गया, परियों वाले जादू से नहीं, प्यार के जादू से भर गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।